नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था में। और मैं आपका होस्ट कौशिक। पिछले एपिसोड में हमने दहेज प्रथा के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और आज हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे। कभी कभी दहेज का दुरुपयोग भी होता है, जिससे कई पुरुषों को भी गलत तरीके से फंसा दिया जाता है। निशा शर्मा और अतुल सुभाष जैसे मामलों में ऐसा ही कुछ हुआ, जहां दहेज के आरोपों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। इन घटनाओं ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि दहेज प्रथा का दुरुपयोग कैसे दोनों पक्षों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आइए इस विषय पर और गहराई से समझते हैं कि कैसे कुछ लोग इस सामाजिक प्रथा का गलत फायदा उठाते हैं। भारत में हर साल दहेज उत्पीड़न के मामले बड़ी संख्या में दर्ज होते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हर साल करीब 1 लाख से अधिक दहेज उत्पीड़न के मामले दर्ज होते हैं। इनमें से कुछ मामले झूठे भी साबित होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अनुमित 10,000 से अधिक मामले झूठे होते हैं, जो कि किसी व्यक्तिगत विवाद या अन्य कारणों से दहेज उत्पीड़न के नाम पर दायर किए जाते हैं। झूठे दहेज उत्पीड़न के मामलों का दुरुपयोग कुछ मामलों में देखा गया है, जहां लोग अपनी व्यक्तिगत नफरत, पारिवारिक विवाद या अन्य कारणों से दहेज के आरोप लगाते हैं। इससे न केवल आरोपियों के जीवन पर असर पड़ता है, बल्कि ये कानून और न्याय प्रणाली पर भी सवाल उठाता है। इस स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्याय संस्थाएं सख्त कदम उठा रही हैं। कोर्ट ने कई बार ये निर्देश दिए हैं कि दहेज उत्पीड़न के मामलों की सही तरीके से जांच होनी चाहिए, ताकि झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सके। इस मुद्दे पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है, ताकि वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिल सके और साथ ही दहेज उत्पीड़न के झूठे मामलों को सही तरीके से रोका जा सके। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले केस से, जो है निशा शर्मा का। ये मामला दहेज उत्पीड़न के मामलों के गलत इस्तेमाल और इसके गंभीर परिणामों पर आधारित है। निशा शर्मा ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज की मांग और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जो बाद में एक महत्वपूर्ण और चर्चित मामला बन गया। आइए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी और इससे समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को। निशा शर्मा, जिन्होंने साल 2001 में नोएडा में ये आरोप लगाते हुए कि लड़के वालों ने दहेज की मांग की थी, अपनी बारात को वापस लौटा दी थी। बिना शादी किए ही लड़के वालों पर दहेज का मुकदमा IPC 498A पर दर्ज हो गया। महिला आयोग और महिला संगठन और मीडिया ने निशा शर्मा की जमकर सराहना की। किसी ने उसे लक्ष्मीबाई कहकर पुकारा तो किसी ने उसकी तुलना मां दुर्गा से की। निशा से मिलने वालों का तंता लग गया। राजनीतिक नेताओं, फिल्मी सितारों और अन्य जानी मानी हस्तियों ने निशा से मिलकर उसकी पीठ थपथपाई। वह हर चैनल पर मेहंदी लगाए और चुनरी ओढ़े हुए इंटरव्यू देती हुई नजर आई। उस घटना के बाद निशा शर्मा के दरवाजे पर मीडिया की सैकड़ों OB वैन खड़ी रहने लगी। इस बीच कई लड़कों ने निशा शर्मा को पत्र भेजे, जिसमें उन्होंने शादी की इच्छा व्यक्त की और कहा कि वे उसे पत्नी बनाकर खुद को सम्मानित महसूस करेंगे। लेकिन यह कहानी यही नहीं रुकी। CBSE की NCERT किताबों में इस महिला का जिक्र और उसके ऊपर अध्याय शामिल किया गया, ताकि युवा लड़कों का ब्रेन वॉश किया जा सके। इस तरह निशा शर्मा को नारी शक्ति का प्रतीक बना दिया गया। दरअसल निशा शर्मा ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए यह पूरा ड्रामा रचा था। 10 साल बाद अदालत ने इस झूठे आरोप को सच्चाई के साथ उजागर किया और कहा कि निशा ने जानबूझकर मुनीश और उसकी फैमिली को झूठे केस में फंसाया। अदालत ने यह भी कहा कि निशा का मकसद शादी नहीं, बल्कि किसी और से अफेयर करना था और मुनीश और उसकी फैमिली को इस साजिश का शिकार बनाया गया। इस फैसले के बाद लड़के वाले खुश तो हुए, लेकिन उनके जीवन के 10 साल इस झूठे केस में बर्बाद हो गए। लड़के की जॉब चली गई, 1 साल जेल में रहना पड़ा और बाद में कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। लड़के की मां भी अपनी जॉब से सस्पेंड हुई और पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई।
मीडिया ने इस झूठे मामले को जिस तरह उछाला था वैसे ही उसकी सच्चाई सामने आने पर भी नहीं दिखाया। सीबीएसई ने तुरंत निशा को अपनी किताबों से हटा दिया। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह सच्चाई को उतनी ईमानदारी से दिखाएं जितनी प्रमुखता से वह घटना को प्रस्तुत करता है, क्योंकि मीडिया पर निर्भर होकर सही और गलत का फैसला करना खतरनाक हो सकता है। कहते हैं कि इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं, ऊपर भी एक अदालत है और जब उसका फैसला आता है तो सारी होशियारी धरी रह जाती है। निशा शर्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ। दहेज का आरोप लगाकर बारात लौटाने वाली निशा 2013 में खुद दहेज मांगने के आरोप में फंस गई। उनकी भाभी मनीषा के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया कि निशा और उसके परिवार ने 12 लाख रुपए दहेज की मांग की और न लाने पर मनीषा के साथ मारपीट की। इसके बाद पुलिस ने निशा और उसके परिवार के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया। फिलहाल निशा शर्मा और उसका पूरा परिवार जेल में है। यह केवल एक केस नहीं है। जब किसी निशा शर्मा जैसे व्यक्ति ने बेगुनाह लड़कों को दहेज के झूठे आरोप में फंसाया, हर साल हजारों निर्दोष पुरुष और महिलाएं दहेज के झूठे मामलों में फंसते हैं। अब मैं आपको एक और घटना बताना चाहूँगा जो हाल ही में हुए एक दहेज केस से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से अतुल सुभाष को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने मानसिक तनाव के चलते हुए सुसाइड कर लिया। ये मामला दिसंबर 2024 में मीडिया में खूब चर्चा में रहा और हमारे समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा था जो अतुल सुभाष के पक्ष में था, जबकि दूसरा हिस्सा उनके खिलाफ था। बिहार के समस्तीपुर के निवासी अतुल सुभाष और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की निवासी निकिता सिंघानिया की शादी 2019 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच आपसी मतभेद उत्पन्न हो गए, जिसके कारण वे तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। इस दौरान दोनों ने कानूनी रास्ते अपनाए और कोर्ट में मामले की सुनवाई भी चल रही थी। अतुल सुभाष ने फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक और ससुरालजनों की तरफ से बड़े पैमाने में उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 9 दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले अतुल ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 1.5 घंटे का वीडियो छोड़ा था, जिसमें अतुल ने निकिता और अपने ससुराल वालों को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया सहित 4 लोग इस मामले में पुलिस हिरासत में लिए गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निकिता ने पुलिस हिरासत में अपने पति के कई गहरे राज उजागर किए हैं। उसने अपने बयान में कहा है कि उसे और उसके परिवार को इस मामले में बिना वजह फंसाया जा रहा है। निकिता के मुताबिक उसने कभी भी अतुल से कोई धनराशि या अन्य किसी चीज की मांग नहीं की थी, बल्कि इसके विपरीत अतुल ने ही उसके परिवार से दहेज के रूप में 10 लाख रुपए की मांग की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निकिता सिंघानिया को अतुल सुभाष से हर महीने 40,000 रुपए गुजारा भत्ता के रूप में मिलते थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि निकिता सिंघानिया एसेंचर इंडिया में सीनियर एआई इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हैं, जहां कर्मचारियों की औसत वार्षिक सैलरी 16 लाख रुपए होती है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि निकिता सिंघानिया को एसेंचर इंडिया से एक अच्छी सैलरी प्राप्त होती है। अभी ये मामला अदालत में चल रहा है, इसलिए किसकी बात सही है और किसकी गलत, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। कभी कभी हम अपने जज्बातों के चलते बिना पूरी जानकारी के अपनी राय बना लेते हैं, जैसे निशा शर्मा के केस में देखा गया था। इसलिए जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक अतुल सुभाष के केस पर कुछ कहना मेरे लिए गलत होगा। मैंने एक और ऑडियो रिलीज किया है जिसमें अतुल सुभाष ने आत्महत्या करने से पहले जो बोला था वो है। अगर आप चाहें तो आप उसे सुन सकते हैं। भारत में दहेज प्रथा का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या बन चुका है, जहां कुछ लोग इसे लालच और शोषण का साधन बना लेते हैं। दहेज के नाम पर महिलाएं शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होती हैं
और कई बार ये प्रथा पारिवारिक रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाती है। हमें ये समझना होगा कि दहेज लेना और देने की परंपरा को समाप्त करना और उसके दुरुपयोग के खिलाफ आवाज़ उठाना एक बेहतर और सामान्य समाज की ओर कदम बढ़ाने जैसा है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। उम्मीद है कि आपको आज की बातों में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फीडबैक जरूर दें। दहेज प्रथा जैसे मुद्दे पर जागरूकता फैलाना हम सभी की जिम्मेदारी है। मैं इस केस के संबंधित कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करता हूँ, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते रहें।